हिंदी गाणी किती वाजता असते? हिंदी गाणी किती वाजता असते? 6:00. आप उसी लिंक पर तुरंत ज्वाइन हो जाइए। मैम मैं बताऊँ कहाँ पे चल रहा था? वेरी गुड, बताइए। पेज नंबर 52 मैम। हाँ, 1 मिनट निकाल रहे हैं। चलो बताते जाइए, कहाँ तक आए थे हम लोग, क्या क्या पढ़ रहे थे अब तक। पूजा, युतिका, यस मैम। हाँ बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। मैम 52 पेज नंबर। यस आई नो बेटा, 52 है, लेकिन क्या किसे देख रहे थे? रजिया को देख रहे थे? भूमि संस्कृति नो को? मैम। हाँ तो बोलो ना, वही तो निकालना चाहते हैं आपसे। अमृतलाल नागर को देख रहे थे मैम। अच्छा, और क्या क्या था उसमें? मैम भूल गए ना? नहीं मैम। हाँ बोलो। 30 बरस का साथी रामविलास शर्मा। हाँ, हम्म, मैम उन्होंने बीए किया, हम्म, एमए किया लखनऊ, पीएचडी लखनऊ से की। हम्म। अम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर अमृतलाल नागर जी ने जो रामविलास शर्मा जी को दिए गए जो पाठ थे, या हम कहेंगे कि जितनी भी चर्चा थी, वह दोनों एक दूसरे के सानिध्य में रहे, और साथ ही में उन्होंने उनसे जो भी सीखा, एक साहित्यकार होने के नाते, बस उन्होंने उस साहित्यकार की भली भांति रूप से जाना, पहचाना, और अपने लेखनी से उन्होंने निःशुद्ध कर दिया। यही है। शायद हमारा ये वाक्य हो गया था, तुम्हें लिखोगे कक्कू। मैम रविवार को योजना करते हैं, यहाँ तक हो गया था। ओके ओके ओके। हर रविवार, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। संडे की बात कर रहे थे, और कल की संडे के लिए आप सभी को ढेर सारा धन्यवाद, और खास सभी के लिए शुभकामनाएं कि आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया अपने आप को। दोस्तों, आपकी क्रिएटिव पावर को जागरूक करना चाहते हैं हम, और कुछ नहीं चाहते। बस ऐसे ही पूरे वीक के लिए आपको और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप और एक बार अपने नए सिरे से तैयार होकर संडे के दिन आपकी ऐसे ही प्रस्तुति होगी, बल्कि इससे ज्यादा लोगों की प्रस्तुति होगी, ऐसा हम मानते हुए चलते हैं। जिस प्रकार से हर कोई साहित्यकार अपनी एक गोष्ठी लेता है, संगोष्ठियां होती है, विचार मंच होता है, और खुला विचार मंच होता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर जो रामविलास शर्मा जी है, तो रामविलास शर्मा और खास तौर पर अमृतलाल नागर निराला, जो अपने आप में निरालापन रखते थे, उन सभी के जरिए उन्होंने संडे के दिन एक संगोष्ठी का आयोजन किया। और वो कहाँ पर? तो अक्सर मेरे यहाँ, मेरे मीन्स इन द सेंस, किसके घर पर? किसके घर पर? अमृतलाल नागर जी के घर पर, है ना।
और कभी कभी पड़ोस और रामविलास के यहाँ पर देखिएगा कि जैसे कक्कू के रूप में उस पड़ोस को कहा जाता है, तो कभी रामविलास के घर पर या कभी अमृतलाल नागर जी के घर पर यह गोष्ठियां होती थी, और उसके लिए खास तौर पर हमें लिखना ही पड़ता था, नहीं तो विलास मतलब कौन, रामविलास हमारी जान खा जाते थे। अब देखिए, जैसे उन्होंने बता दिया कि हमें हर संडे के लिए प्रस्तुत होना पड़ता था। यहाँ इस वाक्य से आप सभी लोगों को आपके दिमाग में यह वाक्य हो जाना, बैठ जाना चाहिए, पूरी तरीके से फिट हो जाना चाहिए। केवल एक दो लोग नहीं होने चाहिए उस एक्टिविटी में, सारे लोग नहीं। मैम मुझे कुछ कहना है, मैंने कुछ तैयार किया है, मैंने कुछ लिखा है, हमें कुछ प्रस्तुत करना है। बस ऐसी इस प्रकार की एक्टिविटी जब तक आप लोगों से नहीं निकलती तो मजा नहीं आएगा। बहुत कम मायने में आप लोगों की प्रस्तुति हुई। हम लोगों ने बात करते हुए 2 तासिकाएं चली गई, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक्टिविटी बेटा आप लोगों के लिए है, आपके लिए बनाई गई है। आ जाइए वापस। जैसे कि जब वो लोग कुछ नहीं लिखते थे तो लिखने के लिए उनको मोटिवेट किया जाता था। जैसे हम आपको आज मोटिवेट कर रहे हैं कि जो भी काम करना है, जो भी सिलाई करनी है, कढ़ाई करनी है, बुनाई करनी है, अदरवाइज आप मेहंदी निकालनी है, जो भी काम कर रहे हो बस उसे आप इस मंच पर खुला छोड़ दो। यही हमारी रिक्वेस्ट है। तो जो एक संडे मिलता था तो उस संडे के दिन वो सब लोग गोष्ठियां करते थे, लिखते थे, लिखकर पढ़ते थे, और इतना ही नहीं तो एक दूसरे के लिए वह एक जागृत अवस्था में प्राप्त होने वाला मोटिवेशंस भी देते थे। और जब वो कहते हैं कि हमें खास तौर पर लिखना ही पड़ता था, ही प्रत्यय लगा दिया, लिखना पड़ता था, ऐसा कहते तो बात कुछ जच जाती है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि लिखना ही पड़ता था, मतलब एक कंपलसरी रूप में था, अनिवार्य तौर पर था, सभी लोगों को कार्य करना ही होगा, नहीं तो विलास हमारी जान खा जाते थे, नहीं तो रूपाली मैडम हमारी जान खा लेंगे। हमें तो कोई ना कोई एक्टिविटी करनी होगी, कुछ ना कुछ तो हमें लिखना होगा, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी को तो प्रस्तुत करना ही होगा। ध्यान में रखिएगा, ये वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने उनका एक नाम कोतवाल भी रख छोड़ा था। अब जैसे कोतवाल होता है ना, मतलब कोतवाल कैसे करता है कि यदि किसी ने कुछ काम नहीं किया तो डंडे मारता है, बस वही काम कर दिया, इसलिए उनका नाम कोतवाल रख दिया। विलास को हम डॉक्टर के नाम से भी पुकारा करते थे। अब साधारण तौर पर जो व्यक्ति उसके लायक है, जो डॉक्टर है, तो उसे डॉक्टर ही पुकारा जाएगा। और विलास मतलब रामविलास शर्मा जी, अब वो उनकी उपाधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर उपाधि के बारे में। तो वह उपाधि बीए में पढ़ते समय निराली जी ने रामविलास को ही उपाधि दे दी थी। बीए में पढ़ते समय मतलब जब वो बीए कर रहे थे उसी समय में निराला जी ने उनको डॉक्टर की पदवी दे दी, उपाधि दे दी, और वह उपाधि न होकर रामविलास के उपनाम जैसी बन गई थी। रामविलास के छोटे भाइयों के उपनाम जैसे चौबे, मुंशी, अवस्थी आदि थे, वैसे विलास का एक नाम डॉक्टर भी हो गया। आप लोग जानते होंगे कि समाज में ऐसे कई प्रकार के लोग होते हैं दोस्तों, कि उन लोगों में हमें पता होता है कि वो डॉक्टर के नाम से, मास्टर और मास्टरनी के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ एक उपनाम दे दिया गया, और वो उपनाम भी रामविलास के छोटे भाइयों के रूप में दिया गया था। तो और रामविलास को यह उपाधि, डॉक्टर की उपाधि किसने दी थी? निराला जी ने दी थी। याद रखिएगा कि आपको यदि एकोत्तरीय प्रश्न मंजूषा का प्रश्न किया गया कि रामविलास शर्मा को डॉक्टर की उपाधि किसने दी थी, और आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, अमृतलाल नागर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या स्वयं साक्षात रामविलास शर्मा। विच इज द करेक्ट आंसर? क्या लिखोगे आप उस समय में? सूर्यकांत निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वेरी गुड। रामविलास के छोटे भाइयों के उपनाम, अब देखिएगा उपनाम भी कैसे हुआ करते थे, जैसे चौबे, मुंशी, अवस्थी आदि थे, वैसे ही विलास का एक नाम डॉक्टर भी हो गया। हालांकि जब रामविलास डॉक्टर हुए तो मैं ऐसा मगन हुआ मानो मैं ही डॉक्टर हो गया था। देखिए कि अपने दोस्त की डॉक्टरी होना या अपने दोस्त ने पीएचडी की उपाधि को धारण करना, अब डॉक्टर से तात्पर्य आप फिजिकली डॉक्टर के संदर्भ में मत लीजिएगा प्लीज। यहाँ पर जो डॉक्टरी चल रही है ना, किस डॉक्टरी की बात कर रहे हैं, ये कौन सी डॉक्टरी की बात कर रहे हैं बताइएगा।
मैम शायद उन्होंने पीएचडी की है इसके लिए। ओके, मतलब आपको पता है कि पीएचडी के पश्चात डॉक्टर लगता है। बहुत बढ़िया बेटा, आपका नॉलेज बहुत ही अपडेट रहता है। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग सारी चीजों से वाकिफ हैं। तो विलास ने डॉक्टर हुए तो ऐसा मगन हुआ मानो मैं ही डॉक्टर हो गया। एक दोस्ती, एक ऐसा हम कहे कि एक ऐसा उपादान है, प्राकृतिक धरोहर है कि जब एक को मिलता है तो दूसरे में खुशहाली का मौसम छा जाता है। बस उसे ही दोस्ती कहते हैं। कई दफे तो ऐसा भी पाया जाता है कि एक को मिल गया, मुझे नहीं मिला, तो कुढ़ते रहना है, रोते बैठना है। और इतना ही नहीं तो उनके साथ वफादारी नहीं निभाना है, बात भी नहीं करना है जब एक की उन्नति होती है। तो ऐसे भी कई प्रकार के दोस्त होते हैं। अपने दोस्त किस तरीके के हैं यह हमें खुद को समझ लेना चाहिए। ओके, तो जब रामविलास शर्मा को डॉक्टरी मिली तो सबको ऐसा लगा, और खास तौर पर अमृतलाल नागर जी को ऐसा लगा कि ये डिग्री और किसी की नहीं, मैं ही डॉक्टर हो गया। विलास ने डॉक्टरी सन 40 में अर्जित की थी। मतलब देखिएगा कि तब का समय है बेटा जब हम लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिली थी, तब वो डॉक्टरी को हासिल कर चुके थे। मैं तब तक फिल्मी लेखक बनकर बंबई में बच चुका था। अमृतलाल नागर जी की बात कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, यह वाक्य मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप उसे समझाओगे, आप में से जो भी समझाना चाहते हैं। युतिका भी जुड़ी हुई है, आप समझा पाओगी कि मैं तब तक फिल्मी लेखक बनकर बंबई में बच चुका था। ये वाक्य हमारी समझ में नहीं आ रहा है, कौन समझाएगा, कोई भी जिससे आता हो। मैम वो फिल्म राइटर बन गए थे। मतलब फिल्म राइटर बनना मतलब क्या करना? मैम वो फिल्म की स्टोरी लिखते हैं। वेरी गुड। देखिए बेटा कि इस वाक्य से आप लोगों को याद आ रहा होगा कि हमने जो संडे एक्टिविटी का दौर चलाया है, वो यही बताता है कि आप में से कितने ऐसे राइटर हैं, आप में से कितने ऐसे पोएट हैं, आप में से कितने लोग राइटर, पोएट, एक्टर और प्रोड्यूसर और साथ ही में और एक अच्छे होनहार कलाकार भी हो। क्योंकि आपकी हुनर, आपकी कलाबाजी को हम कल देख चुके हैं। तो ऐसा होता है बेटा कि जब हम लोग कुछ राइटिंग करते हैं, प्रोड्यूसर को वो भेजते हैं, और यदि उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया तो आपको घर बैठे इनाम के तौर पर उस लेखन कार्य का एक जो मुनाफा है, या हम कहें कि जिसकी फीस होती है, वो भी आपको अदा कर दी जाएगी। होता है ऐसा। लेकिन आपकी राइटिंग उस तरीके की होनी चाहिए। प्रयास तो कीजिए, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। जब तक हम लोग प्रयास नहीं करते बेटा, तब तक हमारे हाथों में कुछ नहीं आता। हम सभी को प्रयासरत होना चाहिए। हम सब लोगों को नया कुछ सीखते आना चाहिए। नया सीखेंगे, हर एक से नया सीखेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कि हम तो इतने बड़े हैं और हम आपसे कैसे सीखे, नहीं, सीखेंगे, जरूर सीखेंगे। आपके पास आएंगे, आपको बुलाएंगे, कॉलेज में आएंगे हम सभी लोग, और एक दूसरे से सीखेंगे। भले ही क्लास के लिए आप अलग पैसे हम लोगों से ले, लेकिन यह आपका हुनर है, यह आप सभी लोगों तक पहुंचा सकते हो। ओके, तो देखिए कि जब वो बताते हैं कि मैं तब तक फिल्मी लेखक बनकर बंबई में बच चुका था, मतलब एक ऐसे फिल्मी लेखक के रूप में इनकी खासियत चली गई अमृतलाल नागर जी की, और बस वो बंबई में बच चुके। बंबई में एक शाम लखनऊ रेडियो का प्रोग्राम सुनते ही मैंने एकाएक अनाउंसर द्वारा डॉक्टर रामविलास शर्मा नाम की घोषणा सुनी। उसके बाद आवाज आई तो अपने डॉक्टर की। देखिए कितने दिनों से हम लोग उसे सुन नहीं पा रहे थे, उसे देख नहीं पा रहे थे, और अचानक एक रेडियो की अनाउंसर उद्घोषिका, हाँ इसमें भी बड़ी कमाई होती है, ध्यान में रखिएगा। आपकी आवाज यदि मीठी होती है ना, तो आप अच्छा अनाउंसिंग कर सकती हो, आप अच्छा वक्तव्य दे सकती हो, आप अच्छा अनाउंसिंग कर यदि करती हो, संचलन यदि आपको बहुत अच्छा आता है, आपकी आवाज में मिठास है, इसके भी पैसे मिलते हैं। तो घर बैठे ये सारा काम हम लोग कर सकते हैं। पैसे कमाने के उपादान, हिंदी के नए आयामों के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा के नाम की जब वो घोषणा सुनते हैं, और तभी तुरंत आवाज आती है अपने डॉक्टर की। मुझे बड़ा क्रोध आया कि विलास ने अपनी डॉक्टरी पाने की खबर मुझे क्यों नहीं दी। उसी क्रोध में मैंने 9/7/1940 को विलास को पत्र लिखा। उसका उत्तर देते हुए 13 से 40 को भी लिखते हैं, और रहे तू वही अमृत, कोई दिल्ली में भाड़ झोंकता है तो कोई बंबई में।
और यह तो निश्चित ही था कि डॉक्टरेट मिलते ही मैं तुम्हें पत्र लिखता, और बिना पत्र के जब मेरे नाम के साथ तुमने डॉक्टर देखा तभी तुम्हें अपने कान खड़े करने चाहिए थे। यह डॉक्टरेट मुझे रेडियो वाले से मिली हुई है। इसी जुलाई मास में बाल साहित्य संघ 112 मकबूलगंज के लेटर हेड पर डॉक्टर का एक पत्र मिला। अब देखिए उस डॉक्टर के पत्र में क्या मिलता है। प्रिय अमृत, मतलब अमृत लाल जी, प्रिय अमृत, हमारा थीसिस अप्रूव हो गया है, इसे कन्वोकेशन में डिग्री मिल जाएगी। अब देखिए कि जब थीसिस अप्रूव हो जाता है, थीसिस माने क्या, तो एक शोध ग्रंथ होता है, आपको पता होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन पीएचडी करने के लिए सबसे पहले एक सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, एक अच्छे विषय की आवश्यकता होती है। विषय का चुनाव हो जाता है, तो विषय चुनाव के पश्चात, जब विषय चुनाव हो जाता है तो विषय चुनाव के पश्चात सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं और गाइड भी होते हैं। जैसे आज हमारे महाविद्यालय की हिंदी विभागाध्यक्ष गाइड के रूप में हमारा भी गाइडशिप आ गया है। मतलब यदि आप लोगों को गाइड होना है, बनना है, तो उसके पहले आपको पीएचडी करना पड़ेगा, और पीएचडी करने के लिए आपको सबसे पहले विषय को तय करना पड़ेगा, थीसिस लिखना पड़ेगा। तो जब थीसिस आपका राइट डाउन कंप्लीट होकर चला जाता है और वो अप्रूव हो जाता है कमेटी के जरिए, तो जब कमेटी उसे अप्रूव करवा देती है तब जाके आपको कन्वोकेशन में डिग्री मिलती है। अब देखिए कि यह बात उन्होंने सबसे पहले उनके जुलाई मास में उनके साथ उन्होंने लेटर हेड पर यह पत्र लिखा था। तुम्हारी बात सच है, अब लखनऊ आओ तो मिठाई खाई जाए। रामविलास की डॉक्टरी का उत्सव मैंने बंबई में अपने ढंग से खूब मनाया। बंबई में उस समय 2 ही ऐसे साथी थे जिनको अपनी खुशी में शरीक कर सकता था, एक श्री किशोर साहू और दूसरे श्री महेश कौल। वो शाम कभी भूलेगी नहीं। मैं स्टूडियो से लौटते हुए दादर बार से उत्सव की विशेष वस्तु लेकर लौटा। महेश जी मेरे साथ ही आए थे। इंतजार साहू साहब का था, क्योंकि उन दिनों मैं और महेश दोनों ही बंबई में अनाथ थे, इसलिए अक्सर किशोर के घर पर ही हमारा भोजन होता था। किशोर के माता पिता दोनों ही उन दिनों बंबई में थे और इसलिए बोतल अमृत का पान उनके घर पर न हो सकता था। ये वाक्य हमें समझ में नहीं, शब्द हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों में से कोई है धनुर्धर जो इस वाक्य को, इस शब्द को अपनी बाण की वर्षा से बता पाए? हमारा एरो दिखाई दे रहा है, बोतल अमृत, क्या है इसका मीनिंग? कौन बताएगा? पूजा। पूजा, पूनम, प्राची, युतिका, सो गए क्या? हेलो। नो मैम। नहीं मैम। हाँ बोलो ना, फिर कोई नहीं बोल रहा है यार, मुझे लगता है मीटिंग कट गई हमारी। ऐसा तो आपकी क्लास में होता नहीं है, कभी भी नहीं होता है। पूजा कहाँ चली गई? मोबाइल लगाकर चली गई क्या कहीं पर? नहीं मैम, यहीं पे हूँ। हाँ तो बताओ ना, आप इतनी देर रुकवा रहे हो हमें। हमें यह थोड़े पल भर के लिए यह खबर पहुंचा दी गई कि शायद हमारे बच्चे, फिर से मीटिंग कट हो गई हमारी, क्योंकि डर रहता है यार, आप हमारे आंखों के सामने नहीं होता। यह अक्सर होता है टीवाईबी की क्लास में, क्योंकि वो बच्चे जवाब ही नहीं दे पाते। फिर हमें डर लगता है कि कहीं हमारे बच्चे न चले जाए हमसे। हाँ बोलिए। सवाल है हमारा, बोतल अमृत से तात्पर्य क्या है? क्या आप उसे समझ पाते हो? उस वाक्य को पढ़िए। मतलब उन्होंने पूजा। इसलिए बोतला मृत्यु का पान उनके घर पर न हो सकता था। क्या है इसका मीनिंग? बोतल अमृत का मीनिंग क्या है? चलो, मधुशाला पता है क्या आपको? यस मैम। मधु का ग्लास पता है क्या? यस मैम। ओके, है ना? तो आमतौर पर हम अपने घर पर शराब नहीं पीते, बस उन्होंने उसी की बात की कि बोतल अमृत। लेकिन देखिए ना, एक साहित्यकार होने के नाते उन्होंने शराब नहीं कहा,
शराब नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, बोतल अमृत कहा। अमृत तो है, लेकिन कौन सा अमृत, बोतल का अमृत, क्योंकि वो लोग उसे अमृत मानते थे और हम लोग नहीं मानते, आज भी नहीं मानते। लेकिन देखिए उनकी मतलब अलंकारिक शब्दावली कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर ढंग से उन्होंने उस शब्दों को रखने का प्रयास किया, है ना। तो जो घर पर नहीं पी सकते थे क्योंकि उनके घर में वृद्ध माता पिता थे, तय यह हुआ कि उत्सव महेश के घर पर मनाया जाएगा और खाना किशोर के यहाँ से आएगा। लेकिन किशोर साहू भूल गए। 9 बजे रात तक हम लोग उसकी प्रतीक्षा में बैठे बैठे सूखते रहे। अब देखिए ना, हमें खाना कहाँ से मिलने वाला था, किशोर के घर से, लेकिन भूल गए, आना ही भूल गए, खाने की बात तो दूर ही रह गई। और 9 बजे तक बेचारे दोनों प्रतीक्षा में लगे रहे, बैठे बैठे सूखते रहे। और किशोर के घर तो जा नहीं सकते थे, क्योंकि वहां जाने पर खाना पड़ता और किशोर के बिना उनके घर से खाना मंगवाना भी बुरा मालूम पड़ता। 9 सवा 9 बजे हार कर नीचे की ईरानी होटल वाले से स्लाइस, मक्खन, मटर, महेश के लिए ऑमलेट मंगवाया। पीने की लज्जत तो रही, पर खाना उम्दा न मिला। अब ऐसा होता है, अक्सर होता है कि जब दोस्तों के बीच में रहते हैं तो दोस्त कभी कभी दगाबाजी कर देते, ऐसा ही कुछ उनके साथ घटित हुआ। मैंने उस दिन चिट्ठी पाने के बाद महेश से कहा था, डॉक्टरी तो रामविलास को मिली, पर उसका नशा मुझ पर चढ़ा है। रात में महेश बोले, दोस्त के डॉक्टर होने का नशा तो तुम्हें बखूबी चढ़ा, मगर उस्ताद, नशे से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। दिस इज रियलिटी, कि एक बार तो तुम्हें तुम्हारा दोस्त जो है वो डॉक्टर ही बन गया, बखूबी से ये सारी चीजें चढ़ जाती है, लेकिन उस्ताद, नशे से, जब नशा हम लोग करते हैं तो उस नशे से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। बात अपने ढंग से सही थी, लेकिन यह भी सच है कि रामविलास की डॉक्टरी का नशा मेरे मन से आज तक न उतरा। एक तो उन दिनों डॉक्टर शब्द की कीमत बहुत थी। मुर्गी के अंडों जैसे पैदा होने वाले आज के से डॉक्टर उस समय न थे। देखिए उन्होंने कौन सी डिग्री को कौन सी उपाधि से उपाधित किया हुआ है कि जिस प्रकार मुर्गी के अंडे होते हैं, ज्यादा तौर पर पाए जाते हैं, और आजकल मुर्गी के अंडे जैसे पैदा होने वाले आज के से डॉक्टर उस समय न थे। बहुत कम डिग्रीज ऐसी होती है कि जिनमें स्वयं वह लेखक, वह जो शोधार्थी होता है वो अपना कार्य करता है। अदरवाइज पैसों से सब काम कर दिया जाता है। मतलब आप यूं कहिएगा कि पैसों के लिए 10-10 सालों तक पीएचडी नहीं करते बच्चे, इसलिए नहीं करते हैं ताकि वो गवर्नमेंट से 35,000 उनको मिलता है कि चलो ये कौन सी योजना बना लेते हैं, शायद संजय गांधी योजना हो या राजीव गांधी योजना हो, और उस योजना के तहत उन लोगों को पैसे मिलते हैं, और जिन पैसों से वो 10 सालों तक नौकरी नहीं है तो पीएचडी करवाते हैं, बस एक एक चैप्टरों को लिखते रहते साल साल, एक एक 2-2 साल तक। आप कहिए ना कि डिग्री को प्राप्त करने के लिए इतने 10 सालों की जरूरत होती है, नहीं हो सकती, क्योंकि जिस पर आपकी कमांड है, जिस पर आप भरोसा करते हो, जो आपको अच्छा लगता है, वो विषय आपने चूज किया हुआ है, तो उसे प्राप्त करने के लिए 10-10, 15-15 साल लगाना मतलब बेवकूफी है। लेकिन आजकल ये धंधे चलते हैं। कई दफे तो ऐसा भी होता है कि यदि हम लोगों को पीएचडी करनी है तो बस कितने पैसे चाहिए, ये पैसे हैं और आप हमें डिग्री करवा दो, ऐसा भी होता है। लेकिन वास्तविक तौर पर उस समय की बात कर रहे हैं, 1940 के समय की, कि उस समय में डॉक्टरेट डिग्री को प्राप्त करना आसान काम नहीं था। क्योंकि हम आपको फिर से एक बार याद दिला दें कि वो जो समय था वो समय स्वतंत्रता पूर्व का समय था, और स्वतंत्रता पूर्व के समय में हम सभी लोगों को पता है कि अंग्रेजों का शासन चलता था, और अंग्रेजों के शासन में हम लोग भारतीय हैं, काले लोग आगे बढ़े या कतई वो लोग नहीं चाहते थे। हम लोगों को रोक दिया जाता था, पढ़ने के लिए भी, पढ़ाने के लिए भी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जब हुई तब उन लोगों ने उस जगह पर भी हिंदी का प्रस्ताव रखा, लेकिन हिंदी में बातचीत करने वाले, हिंदी में पढ़ाने वाले लोगों को भारतीयता के तौर पर माना जाएगा, लेकिन उनका मूल प्रयोजन अलग था।
वो पढ़ेंगे यहाँ पर लेकिन चाकरी करेंगे दूसरी जगह पर विदाउट सैलरी। तो इस प्रकार के जो कूटनीतियां उनकी थी, महात्मा गांधी थे, पंडित मदन मोहन मालवीय थे, उन सभी लोगों ने उनकी कूटनीतियों को भांप लिया और तब जाकर इन लोगों ने अपना अलग सिस्टम बनाने का प्रयास किया। तो ये होता है कि जैसे उन्होंने इसलिए उन्होंने कहा कि मुर्गी के अंडे जैसे पैदा होने वाले आज के से डॉक्टर उस समय न थे। मेरे मित्रों में रामविलास पहले डॉक्टर थे। दूसरे यह कि डिग्रियां और डॉक्टरेट उस समय मेरे मन की सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। मतलब देखिए ना कि सबसे उच्चतम डिग्री यदि कोई पाई जाती है तो वो पीएचडी की डिग्री है। आपकी यदि इच्छा होती है, अभी आप SYBA में हैं, आप TYBA, MA फर्स्ट, MA सेकेंड और धीरे धीरे फिर MA सेकेंड के पश्चात आप आपकी पीएचडी की डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही है बेटा कि जो उस व्यक्ति को पीएचडी की डिग्री उपाधि मिल जाते तो वो व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर माना जाता था, आज भी अमीर माना जाता है। तो उन डिग्रियों के साथ साथ उनके साथ रहने वाले सारे लोग उस खुशी को, उस खुशहाली का इजहार करते हैं। और दूसरी यह कि डिग्रियां और डॉक्टरेट उस समय मेरे मन की सबसे बड़ी कमजोरी थी। मेरे पिता की बड़ी इच्छा थी ऊंची ऊंची डिग्रियां पास करूं, वह न कर पाया। उसकी कचोट आज तक मेरे मन में है और शायद जीवन भर रहेगी। मतलब जो सपना होता है अपने माता पिता का, आपको लेकर भी सबके माता पिताओं का अपना एक सपना रहा होगा कि नहीं मेरी बेटी ये काम कर सकती है, उनको पूरा यकीन है कि अपनी बेटी कर सकती है, तो निश्चित तौर पर आपको उनकी सारी इच्छाओं की तृप्ति करनी होगी, पढ़ते समय भी और अन्य कामों के साथ भी। तो बस उनके दिल में यह कचोट रह गई कि मैं अपनी पीएचडी नहीं कर पाया। और इसके साथ साथ यह भी सच है कि रामविलास की डॉक्टरी मेरे उस जख्म पर मरहम सा काम करती है। मैंने डिग्री हासिल कर पाया तो क्या कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मित्र तो कर पाया और बस उसी ने उनके जख्म पर मरहम सा कार्य करवा लिया। कभी कोई शास्त्रीय पद्धति की पुस्तक लिखने का विचार मन में आता है तो सोचता हूँ कि विलास से कहूंगा। मन की झिझक के बावजूद अपने जी के एक और बचकानी बात भी लिख दूं। रामविलास लिखित 57 की राजक्रांति, भाषा और समाज पुस्तकें मेरी अहर्ता को ऐसा संतोष देती है मानो वे स्वयं मेरी ही लिखी हुई हो। मतलब देखिएगा कि जब रामविलास शर्मा जी ने लिखा 57 की राजक्रांति, मतलब हमने आपको इसके पूर्व बता दिया बेटा कि यह युग उस युग की बात बताना चाहते हैं कि जब हम लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिली थी और यह इस प्रकार के साहित्यकार थे, सब लोग एकत्रित आते थे और इकट्ठा आने के पश्चात जैसे अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, अपने देश के लिए कार्य करने के लिए लोलुप थे। जैसे हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी जी की पुष्प की अभिलाषा कविता छोटी सी मार्मिक कविता, लेकिन उस कविता के भावांश को यदि हम लोग पढ़ते हैं तो निश्चित ही तौर पर आंखों से अश्रु की धारा बहकर आती है। पुष्प छोटा सा पुष्प होता है, लेकिन उस पुष्प की अभिलाषा क्या होती है। मैं न बाला के बालों में गुथना चाहूं, न मंदिरों के देवताओं में मैं मेरा पूजन करना चाहूं। बस देखिए कितना प्यार करता है वो अपने देश से, छोटा सा पुष्प, और वो कहाँ पर चला जाता है, वो चला जाता है कि जहां पर सारे जो वीर जवान हैं शहीद हो गए, ऐसे शहीद वीर जवानों के रास्ते में अपने आप को रखना चाहता है। इसे बाला के बालों में गूंथना नहीं चाहता। इतनी छोटी सी अभिलाषा पुष्प की अभिलाषा में अभिव्यक्त करते हैं। बस ऐसा ही हुआ कि रामविलास शर्मा ने जब 57 की राजक्रांति यह लिख दिया, भाषा और समाज पुस्तक लिखवा दिया, तो उसमें संतोष अमृतलाल नागर जी को ज्यादा हुआ। भाषा विज्ञान और भारतीय संस्कृति इतिहास ये विषय ऐसे रहे जिन पर हमने घंटों बहस की है। देखिएगा कि जब हम लोग बहस करते हैं, जब हम लोग चर्चा करते हैं, है ना, तो उस चर्चा से कई उपादान सामने आ जाते हैं। विदाउट थिंकिंग, विदाउट चर्चा हम किसी भी विषय को न्याय नहीं दे पाएंगे। जब तक उस विषय को बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ छेड़ेंगे नहीं, उसकी जान पहचान नहीं कर पाएंगे, उसका हम कहीं की एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, है ना, तोड़ोगे नहीं मरोड़ोगे नहीं उस विषय को, तो समझ में कैसे आएगा। तो भाषा विज्ञान और भारतीय संस्कृति तथा इतिहास, भारतीय संस्कृति क्या है, संस्कृति में क्या कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, हमारा इतिहास क्या कहलाता है, अब इन सभी दृष्टि से यदि हम लोग विचार करें तो निश्चित ही तौर पर इन विषयों पर हम इसके पहले घंटों तक हम लोग बहस कर चुके हैं, है ना। और जब हम घंटों तक इसके बारे में बहस कर चुके हैं तो निश्चित ही तौर पर ये बहस करने की शक्ति उनको कहाँ से मिली, जब हम लोग पढ़ते हैं।
जब हम पढ़ते हैं तो हम बात कर सकते हैं, तभी हम लोग किसी डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग डिस्कशन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। यहां तक क्लियर हो गया हो तो आगे दीजिए, हम लोग आगे बढ़े। जी मैम। बम्बई की दुनिया, अब चलते हैं हम लोग फिल्मी दुनिया में। बम्बई की दुनिया लखनऊ से न्यारी थी। जो काम वहां कर रहा था वो कृति साहित्य से संबंध रखते हुए भी साहित्य न था। किशोर महेश किशोर के पिता कन्हैया लाल जी साहू को छोड़कर बम्बई की फिल्मी दुनिया में एक भी ऐसा आदमी न था जिससे बातें करते मेरा जी उठ जाता जुड़ता। लखनऊ के साहित्यिक वातावरण की याद उसी तरह आती थी जैसे नई बहाली को ससुराल में मैके की सखिया याद आती है। कितना प्यारा चित्रण कर दिया। देखिए, बम्बई की दुनिया और लखनऊ की दुनिया कितने डिफरेंट है। तो लखनऊ के साहित्यिक वातावरण की याद, लखनऊ में जो उन्होंने देखा भोगा, या हम कहे कि अपने मायके में जो सहेलियां आती है, जो सखियों की याद होती है, बस उसी सखियों की याद लखनऊ वाली थी और वो बम्बई में नहीं थी। तो जैसे नई बहाली को ससुराल में मायके की सखियों की याद आती है, वैसे ही हमें लखनऊ के साहित्यिक वातावरण की याद आई। मेरा ख्याल है उन दिनों जितने पत्र मैंने लिखे उतने शायद उससे पहले या बाद में नहीं लिखे। यह पत्र भी विशेषता 4 साथियों को लिखे गए, ज्ञानचंद जैन, रामविलास शर्मा, गोविंद बिहारी खरे और राजकिशोर श्रीवास्तव। पत्र लिखकर अथवा उनसे पत्रों के उत्तर पाकर मेरे बम्बईया जीवन का श्रमता भर जाता था। ज्ञानचंद के पत्रों से इलाहाबाद के साहित्यिक जीवन के समाचार मिलते, राजू के पत्रों से हंसी गुदगुदी तथा गोविंद और रामविलास पत्र से मुझे साहित्यिक लेखन पठन की प्रेरणा मिलती थी। देखिएगा दोस्तों, दोस्त भी ऐसे बनाइए, ध्यान में रखिएगा, एक आपको सचेत करवाने वाली बात, दोस्त भी ऐसे बनाइए कि जो दोस्त दोस्त के लायक हो। ऐसी सहेलियां आपकी होनी चाहिए कि जो सहेलियां आपको बहुत अच्छा आपके लेखन में, आपके पठन में या आपके अन्य किसी एक्टिविटी में आपको मोटिवेट करने वाली हो। नहीं तो अच्छा आपने किया, अरे ये तो बेकार है, ऐसा नहीं है। तो आपको उसमें बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए और नॉलेज भी अपडेट वाला नॉलेज होना चाहिए। और जब तक ऐसी प्रेरणा देने वाली आपकी सहेलियां नहीं होती तब तक उसमें जान नहीं आएगी आपके कर्म में। तो अपना जीवन यापन करते समय आपकी सहेलियां निश्चित ही तौर पर ऐसी ही हो जो आपको हमेशा लिखने में, पढ़ने में प्रेरणा देती रहती हो। रामविलास ने अपनी कोतवाली का प्रसार मुंबई तक करा दिया। सन 40 के 19 अगस्त को कैलाश चंद्र दे लेन सुंदरबाग लखनऊ से लिखा गया एक पत्र रामविलास की मानसिक गतिविधियों का अच्छा परिचय देता है। चलते हैं दोस्तों, हम 1940 के 19 अगस्त 1940 के उस पत्र को पढ़ते हैं। पत्र भी कहाँ का है? कैलाश चंद्र लेन सुंदरबाग लखनऊ से लिखा गया है और उस पत्र में रामविलास शर्मा की मानसिक गतिविधि को हम आपके सम्मुख रखना चाहेंगे। यहां तक क्लियर हुआ बेटा आपको? यस मैम। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आपकी इच्छा है आगे बढ़े यस मैम। ओके। तुम्हारा पत्र कॉलेज से आने पर मिला, इतना लिखकर ललित ज्येष्ठ पुत्र को पढ़ाते पढ़ाते मैं सो गया। आंखों में अब भी नींद भरी है। एकांकी नाटक के लिए गोरख धंधा मेरी एक कहानी को यदि वार्ता के रूप में लिख डालो तो कैसा हो? सवेरे उठते ही खोमचे वाले की आवाज और उसके बाद वही पारिवारिक चर्चा, घटनाओं का तार टूटने न पाए। एक ही दिन में सब बातें खत्म हो जाए। नवाब साहब बंबई में, मेरी नवाबी मसनद के नायक भी अच्छा विषय रहेगा, परंतु पता नहीं उन्हें सहन होगा भी या नहीं। अब देखिए कि जैसे किसी व्यक्ति के बारे में हम जानना चाहते हैं कि उनका जो ज्येष्ठ पुत्र था, तो उनको पढ़ाते पढ़ाते जब हम अपनी दिनचर्या को दूसरों को सुनाते हैं, जैसे आप लोगों में से भी कई लोग ऐसे होंगे कि जो अपनी जो बातें हैं कॉलेज में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं, लेक्चर्स में होने वाली जो बातें हैं, डिस्कशन है, वो आप एक दूसरे के साथ, मतलब आप आपकी मम्मी के साथ,
आपके भाई के साथ, आपकी बड़ी बहन के साथ शेयर करते होंगे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो इस शेयरिंग को आत्मसात करते हैं, लेकिन शेयरिंग होनी चाहिए। देखिए, एक मित्र जरूर बनाइए बेटा, एक ऐसा मित्र बनाइए कि जिसके साथ आप अपनी जीवन की सभी बातों को, सभी, टोटली टोटली, खाना पीना हो या जो भी बात हो वो शेयर कर सके। एक ऐसा दोस्त बनाइए। अब उस दोस्ती में हम मेल फीमेल की दोस्ती नहीं बनाना चाहते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो आप अच्छा लगे इन द सेंस जो आपको समझ पाए, है ना। चाहे वो आपका भाई हो सकता है, चाहे वो आपके पापा हो सकते हैं, चाहे आपकी मम्मा हो सकती है, चाहे आपके पसंदीदा आपका कोई टीचर हो सकता है ना। तो लेकिन आपको अपनी लाइफ के बारे में उनके साथ शेयरिंग करना नितांत आवश्यक हो जाता है। ऐसा जरूर एक दोस्त बनाइए जो आपके हर सुख में और दुख में काम आ सके। तो चलिए, एक स्कीम के बारे में मैं तुम्हें लिख रहा हूं। अब कौन सी स्कीम है उसे हम लोग पढ़ते हैं। अभी सोते हुए स्वप्न में नहीं देखा, कई महीनों से बस मन में है। एक त्रैमासिक पत्रिका निकाली जाए, उसमें साहित्य और विज्ञान पर लेख रहेंगे। अब इंटरमीडिएट तक हिंदी शिक्षा का माध्यम बन रही है, शायद आगे बीए में भी बने, परंतु उचित पुस्तकों का अभाव है। ये पुस्तकें एक दिन में किसी से कहकर न लिखाई जा सकेगी। इसके लिए एक ऐसी पत्रिका चाहिए जहां हम नए लेखक जमा कर उनकी लेखन शक्ति और उनके सेवा भाव की जांच कर सके। हम अपने और बनारस तथा इलाहाबाद के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से सहयोग प्राप्त होगा। अपने यहाँ के तो बहुत से लोगों से मैंने वचन भी लिया है। उर्दू में उस्मानिया विश्वविद्यालय से एक ऐसी पत्रिका निकलती है, परंतु हमारे यहाँ के हिंदी प्रेमी अभी मेरी तरह सो रहे हैं। एक स्कीम निकालने का प्रयास है, और यह स्कीम किन लोगों के लिए है, तो उन लोगों के लिए कि जो लोग अच्छा नया राइटिंग करते हैं, नए लेखक जमाना चाहते हैं, उनकी नई लेखन शक्ति को आजमाना चाहते हैं, हिंदी प्रेमियों के रूप में होना चाहिए, कला प्रेमियों के रूप में होने चाहिए। और बस यही है उनका कि जितने भी इलाहाबाद के विश्वविद्यालय होते हैं या उनके जो शिक्षक होते हैं, उन सभी के सहयोग से यह कार्य हो सकता है। लेकिन अभी तक, अब तक तो लोगों ने बहुत वचन भी दे दिया, मतलब वादे पर वादे भी कर दिए, लेकिन उर्दू में उस्मानिया विश्वविद्यालय से ऐसी एक पत्रिका निकलती है, परंतु हमारे यहाँ के हिंदी प्रेमी अभी मेरी तरह सो रहे हैं। मतलब देखिएगा कि जैसे हम लोग भी सोते, आपको यदि कोई कहता है कि चलो आप लोग जागृत हो जाइए, आप लोगों की इच्छा शक्ति क्या है, आप लोगों की सृजनात्मक शक्ति क्या है, उसे पेशकश कर दीजिए, तो करते क्या है, कितने दो और चार है। आप सभी लोगों में बहुत अच्छा हुनर है, आप लोग डर रहे हो। देखिए बेटा, डरने की बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी आप लोगों को किसी को डरने की बात नहीं है। आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं बिना किसी से डरे हुए, बिना किसी की हिचकिचाहट से। आप अपनी वाणी को कभी भी अपने कॉलिंग के माध्यम से बता सकते हो। तो देखिए, जैसे उन्होंने बताया कि हिंदी प्रेमी मेरी तरह अब सो रहे हैं, कि नया कार्य यदि हम लोगों को करना है तो सोकर काम नहीं करे चलेगा। आप लोगों को जागृत होना पड़ेगा, आपको आपकी लेखन शक्ति को जागृत करना पड़ेगा, आपको आपके कार्य शैली को आत्मसात करना पड़ेगा। जब आपकी इच्छा होती है और आप कार्य नहीं करते हो तो काम नहीं बन पाएगा। लेकिन जब आपकी इच्छा शक्ति और जब आपकी कार्य शक्ति दोनों एक हो जाएंगे, तब आप बैलेंस पर्सनालिटी को आत्मसात करोगे, और जब इच्छा और कार्य दोनों मिलेंगे, सफलता आपके चरण छुएगी। ऐसा ही हुआ जब हिंदी प्रेमियों के रूप में यह उन्हें जानने का प्रयास करते हैं, तो कोई आश्चर्य न होगा यदि हिंदुस्तानी के नाम पर इंटरमीडिएट और बीए में शिक्षा का माध्यम उर्दू बना दिया जाए। उर्दू वाले कहेंगे हमारे यहाँ पहले ही साइंस का अदब मौजूद है, संस्कृत के नए शब्द गढ़ने की क्या जरूरत है। मतलब हिंदी के प्रति लोगों की मानसिकता कितनी बदल जाती है, आज भी वैसा ही है। लेकिन जब जब भी हम फिल्मी दुनिया में चले जाते हैं, एक लेखक के रूप में, एक जब राइटर हो जाता है, एक्टर हो जाता है, प्रोड्यूसर हो जाता है, और एक सुंदर कलाकार हो जाता है, तो जब इस प्रकार की सारे अनाउंसर हो जाता है, तो हिंदी हमें इतना सारा भोजन दे रही है, इतना सारा उपादान हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है, तो क्यों हम लोग हिंदी को पीछे ले जाते हैं। क्या ऐसा रीजन है कि आज हम हिंदी बताते हैं तो लोगों की आंखों में ऐसा होता है, यार हिंदी ले लिया, अरे तो